क्योंकि उनकी लॉबी स्ट्रांग है। मैंने बताया था कि इस वक्त 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। दिवाली मनाई जाती है हर जगह पे। मैंने आपको और मैं यहां तक बताऊं आपको, आलिए, दोनों पार्टीज की एड्स, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन पार्टी की एड्स चल रही थी टीवीज पे। भारतीय जो हमारे यहाँ पे डायस्पोरा है वो फंड इकट्ठे करके उनकी टीवी पे ऐड दे रहे थे कि वोट फॉर डेमोक्रेट पार्टी, वोट फॉर। बिल्कुल मैं हैरान हूं कि आपके अंदर फॉरेन डिप्लोमेट बैठे किस तरह हैं। मैं उन पे भी हैरान हूं। आप कहती हैं कि एमपीएस यहां पे है। हाँ, वो भारत में जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, क्योंकि वहां पे बल्कि उनको क्या, सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले ले, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है। मॉर्गन स्टैनले की रिसर्च रिपोर्ट है कि भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से जा रही है कि दुनिया के दूसरे देश हैरानी से देख रहे हैं कि 2010 तक भारत की इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन थी जीडीपी, और 2022 तक ये 3.25 ट्रिलियन पे चली गई है। अगर आपने, एक मिसाल है इलेक्शन पॉलिटिक्स में, आपने कहा था आप फ्री देंगे, तो लीगल लोगों को देंगे ना, जो रेसिडेंट्स हैं, जो भारतीय लोग हैं। इलीगल सेटलमेंट्स को भी दिए जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भारत में हो। मॉर्गन स्टैनले ने अपने कल के रिपोर्ट में एक तरफ जहां यह कहा है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि भारतवंशियों ने अमेरिका जैसे सुपर पावर देश पर कब्जा कर लिया है। वहां के दोनों राजनीतिक पार्टियों की चाबी भारतीयों के हाथ में है, इसलिए अमेरिका अब जुर्रत नहीं कर सकता कि भारत पर कोई प्रतिबंध लगा दे। आगे की चर्चा सुनते हैं कि उनको क्या, सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले ले, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है। वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रांग है, चाहे जिस तरह भी है। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होगी वहां भी। एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है आजकल पूरी दुनिया में, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। लेकिन नजर तो आ रहा है ना, आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे हैं हर जगह पे, हर फील्ड में। लेकिन आप क्या है, मैं कल जो स्टेटमेंट दी है खान साहब ने, उन्होंने आपके एस्टेब्लिशमेंट को परमानेंट कैरेक्टरलेस कर दिया। उन्होंने कल ऑनलाइन स्पीच फरमाई, उन्होंने कहा नवाज शरीफ उस आर्मी चीफ को लाएगा जो उनकी मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी आर्मी चीफ आए उन 5 नंबरों में से, उसका कैरेक्टर जो है वो दागदार है। और दूसरा आपकी स्टेटमेंट उस पे, क्योंकि उनकी लॉबी स्ट्रांग है, चाहे इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया है, जब पेट्रोल खरीदना रशिया से नहीं रोक सके, S-400 के ऊपर उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया है, क्योंकि उनकी लॉबी स्ट्रांग है। मैंने बताया था कि इस वक्त 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। दिवाली मनाई जाती है हर जगह पे। मैंने आपको और मैं यहां तक बताऊं आपको, आलिए, दोनों पार्टीज की एड्स, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन पार्टी की एड्स चल रही थी टीवीज पे। भारतीय जो हमारे यहाँ पे डायस्पोरा है वो फंड इकट्ठे करके उनकी टीवी पे ऐड दे रहे थे कि वोट फॉर डेमोक्रेट पार्टी, वोट फॉर रिपब्लिकन, वी आर, सो दे आर बोलते हैं ना सर। हाँ, ऐसे ही हम वहां पे पैसे इकट्ठे करके खान साहब की कैंपेन चल रही है और नारे लगा रहे हैं हम बाहर एवेंट के बाहर खड़े होकर। मैं यही कह रहा था, मैं बिल्कुल यही कहने लगा था कि मुझे बल्कि ना डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इस दफा डॉक्टर आसिफ साहब हार गए कैलिफोर्निया से। मुझे एक चैनल पे किसी ने पूछा कि क्या वजह है, हमारे पाकिस्तानी वहां सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे। मैंने कहा हम पीटीआई पीपल्स पार्टी चलाएंगे या इनमें। इससे पहले काफी ऐसे प्लान्स हुए हैं तो उन्होंने तो हर चीज में उनको एग्जेम्प्ट किया है, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जाहिर है कि उनके साथ इंटरेस्ट की बात, बिल्कुल इंटरेस्ट की बात और लॉबी की बात है। फार्मास्यूटिकल यहां से सारी शिफ्ट होकर भारत गई है,
क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल वाले उनके पीछे पड़ जाते थे मैन्युफैक्चर करने के लिए, और वो कहते थे जानवरों, पीटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं जानवरों पे हमने टेस्ट करना नहीं आपको देने, यहाँ पे बंदरों पे टेस्ट नहीं करने देने, मुर्गियों कुत्तों पे टेस्ट बिल्लियों पे नहीं करने देने। तो वो फार्मास्यूटिकल सारी भाग कर चली गई थी भारत। मॉर्गन स्टैनले की रिसर्च रिपोर्ट है कि भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से जा रही है कि दुनिया के दूसरे देश हैरानी से देख रहे हैं कि 2010 तक भारत की इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन थी जीडीपी, और 2022 तक ये 3.25 ट्रिलियन पे चली गई है, 2.5 गुना ज़्यादा। और जिस तेज़ी से ये ऊपर जा रही है तो 2030 तक 8 ट्रिलियन तक चली जाएगी। और इसके बारे में ये रिपोर्ट आई है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी 2027 तक बन जाएगी। ऑलरेडी अभी 5वीं बनी है इंग्लैंड को धकेल के। अब ये जापान और जर्मनी को क्रॉस करके सिर्फ 5 साल बाद ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी अमेरिका और चाइना के बाद बन जाएगी। तीसरा लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट भारत का होगा 2030 तक। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कई दिनों में, ख़ासतौर पे पिछले 2-3 सालों में, दुनिया की मेजर इकोनॉमी नीचे जा रही है। कोविड की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, रशिया यूक्रेन वार की वजह से, इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही। अब ये सिग्नल आपका क्या ख्याल है? आपके जो सफीर हैं वो नहीं सुन रहे ये बातें? दुनिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आपका ख्याल है वो सारे वो मूंगफली वो क्या पकौड़े बेच रहे हैं वो? लेकिन ये कि अब दुख की बात ये है कि अफसोस है, मैं आपकी किस तरह कहूं, आज की जो खबरों में आपके देखें इतने कमजोर हैं आपके इदारे की चीजें। अब आज जो एक रीसेंट खबर उड़ रही है लाहौर में कि फिर दोबारा चीफ साहब आरिफ अलवी साहब और खान साहब की मुलाकात हुई है वहां पे, और फिर जब आप इंटरनली ही नहीं किसी पेज पर पहुंच रहे तो एक्सटर्नल तो बाद में बातें आती है ना। जब आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं तो दुनिया जो है वो तो आपके होराइजन पे आती है। जब इंटरनली स्ट्रांग हो आप, स्ट्रांग क्या होना है, कम से कम आपके कोई अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के लिए, कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो। आप अपने दुख को खुद ना समझें तो दुनिया क्या समझेगी, एमबीएस क्या समझेगा? जब वो हमारे वो एक मुगल आजम इधर बैठा हुआ है जो वो कहता है मैं जला के राख कर दूंगा सारे मुल्क को सिर्फ एक नॉमिनेशन पर, और दूसरा है वो अपने जहाज में गया, इजिप्ट है, वहां से लंच करने लंदन पहुंच गया। जब आपको खुद ही एहसास नहीं है कि हमारा क्या मुस्तकबिल है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त दुनिया क्या करेगी आपके साथ? और यही अलमिया है 75 साल का। ये आज की कोई नई बातें नहीं है। आपके मुल्क के मालिक मलिक रियाज साहब हैं, आपके इस वक्त बाबा कौम वो है, और जिस तरह वो है उसी तरह की आप कौम। ये आपका टोटल मैंने इसको कूजे में दरिया बंद करना हो तो आप मलिक रियाज पे कुछ थीसिस कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज पाकिस्तान। इस वक्त मैं दुख से कह रहा हूं। मैंने ये आ लिया ओवर क्वेश्चन आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपका पंजाब का इस वक्त चीफ सेक्रेटरी कोई नहीं है 4 महीनों से। फैसल शकार ने कहा कि मैं जा रहा हूं। आजकल सुना है कोई ब्यूरोक्रेट इंटरेस्टेड ही नहीं आईजी पुलिस बनने के लिए। ये इनके नाम लेते लोग भाग जाते हैं। भारत की इकोनॉमी जिस तेजी से ऊपर जा रही है, एक और आपके सामने मिसाल रखता हूं कि देखें, सैलरीज बढ़ने के हवाले से 2023 अगले साल का प्रोजेक्ट, जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, नंबर 1 पे भारत है। भारत में 4.6% सैलरीज इंक्रीज हुई हैं। देखें, दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, तो सैलरीज भी बढ़नी चाहिए। 4.6, चाइना में 4%, चाइना में 3.8%, सऊदी अरब में 2.3%। किसी डेवलप्ड कंट्री का, रशिया, अमेरिका, यूरोप वगैरह का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं। और लोएस्ट में जो सबसे कम पे आता है, पाकिस्तान में 9.9% माइनस, तुर्की में 14.4% माइनस। ये है आपके सामने भारत की ट्रू सिचुएशन। अभी एक रिपोर्ट आई थी
कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है। भारत की आर्मी दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। 2.92 मिलियन 29 लाख एम्प्लॉई हैं भारत की आर्मी में। दूसरे नंबर पे अमेरिका की आर्मी है 2.91 मिलियन 29 लाख 10,000। भारत के 29 लाख 20,000। फिर चाइना की 25 लाख 50,000। भारत हर लिहाज से प्रोग्रेस कर रहा है। भारत का आत्मनिर्भर भारत का जो नारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो भारत को कहां से कहां लेके जा रहा है और अब इसको एक ग्लोबल ट्रेंड बना दिया गया है। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया फॉलोइंग द मंत्रा ऑफ मेक इन इंडिया मेक फॉर द ग्लोब इज टुडे इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल। एप्पल का आईफोन 14 जो आया है चाइना से इसकी शिफ्टिंग इंडिया में हो गई और ज़बरदस्त तरीके से इसकी प्रोग्रेस हो रही है। अजीज़ दोस्तों, ऐसे में कुछ भारत में ज़ाहिर है आपको इंटरनेशनल मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट्स बता दी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि लुक एट इंडिया, ए टैलेंटेड वेरी ड्रिवन पीपल विथ सच ए ड्राइव फॉर इंटरनल डेवलपमेंट, इंडिया विल अचीव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। ये ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर है, ये इंडिया के मसलों के प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है ना वो एंटी इंडिया है एज ए क्लास एंड नॉट एज एन इंडिविजुअल। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1947 से 2014 तक भारत में ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने भारत के आम आदमियों का पोटेंशियल दबाने के लिए एक इंटेलेक्चुअल जहालत भरी। विश्व की जितने भी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं, चाहे वह यूनाइटेड नेशन से संबंधित हो या फिर अपने स्तर पर वे काम कर रही हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो और अभी जो मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है, उन सब में एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद बन जाएगा। भारत के लिए और भारतवंशियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। साथ ही उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आने वाले सालों में जहां विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां जिसमें अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, यूके आदि शामिल है, उन सब में मंदी छाई रहेगी, वे मंदी का शिकार रहेंगे। उनकी अर्थव्यवस्था 1 से 3% के बीच ही ऊपर की ओर जाएगी। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 6% से ऊपर की ओर सबसे तेज गति से दुनिया में जाने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी और इस साल यह देखने को मिल भी रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं वे भारत के साथ या तो द्विपक्षीय या फिर व्यक्तिगत रूप पर FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए आतुर हैं। अभी भारत ने तो ऐसा दबाव बनाया कि भारत के खिलाफ विश्वमन करने वाली और FTA पर रोक लगाने वाली सरकार को ही UK से जाना पड़ा और फिर भारतीय समर्थक, भारतीय वंशी ऋषि सोनक वहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। अब वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं वे भारत के साथ जल्दी से जल्दी UK की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए FTA करना चाहते हैं। यही हाल अभी अमेरिका के बयान में भी आया है। अमेरिका की जो विदेश राज्य मंत्री हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भारत जितना भी तेल चाहे रूस से खरीदे, अमेरिका को उससे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ तक कि विश्व जनमत अब भारत को रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने की भी पेशकश कर चुका है कि भारत का आज दबदबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बढ़ गया है कि भारत ही वह मध्यस्थता कर सकता है और इसके लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी रसिया का और फिर बाद में यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिलकर आगे की वार्ता कर चुके हैं।
यही हाल चीन का भी है। चीन भी अब भारत की गुणगान करने लगा है। आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? और इसके पीछे कारण है भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का कुशल राजनीतिक नेतृत्व, भारत की कुशल विदेश नीति और भारत का बढ़ता हुआ सामरिक प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।